नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारा चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की नदियां यानी अपवाय तंत्र के अंदर भारत की नदियां चल रही थी, जिसे हमने दो भागों में बांटा था। एक था यानी उत्तर की हिमालय की नदियां और दूसरी थी प्रायद्वीप भारत की नदियां। हिमालय की नदियां मुख्य रूप से तीन नदी थी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। उनकी सहायक नदियों को भी पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहां से निकलने वाली नदियां देखेंगे आज हम। पहले हम हिमालय की नदियां पढ़ चुके थे, ब्रह्मपुत्र पढ़ ली, इसके बाद में सिंधु पढ़ ली थी, गंगा को भी पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों को। कोई खास नहीं है, नदी कई है, जैसे नदी काफी है, लेकिन इनमें से महत्वपूर्ण कुछ नदियां हैं। तो लगभग ये लिखने जैसा मैटर है, ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है। तो इसके नोट साथ साथ बनाते रहना, साथ साथ लिखवा दूंगा। तो चलिए, शेयर वेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, आज इसको कंप्लीट करेंगे और भारत की नदियां आज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कौन सा टॉपिक लेना है वो कमेंट करके बता देना, फिर नया टॉपिक लेंगे। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये नदियां हिमालय से पुरानी है। यानी प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हिमालय से पहले हुआ, तो यहाँ की नदियां क्या है, हिमालय से पुरानी। हिमालय से पुरानी है यहाँ की नदियां, यानी हिमालय की नदियां है उनसे पुरानी नदियां हैं। जो हिमालय की नदियां उनसे पुरानी नदियां हैं यहाँ की नदियां। और इन नदियों की जो नदी चलती है तो अपने साथ क्या लेती है, वहां से ऊंची नीची मिट्टी उसको अपने साथ ले लेती है। इन नदियों का जो तीव्र ढाल है वो क्या है, समुद्र के, इनका तल समुद्र तल के बराबर आ चुका है। अब ये ज्यादा अपवाहन नहीं, अब ज्यादा मिट्टी का दोहन नहीं करती। कोई खास बात नहीं। इनकी नंबर 1 पर लेते हैं, यानी इन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां या गिरने वाली नदियां। नंबर 2 पर है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, साथ साथ लिखते रहना इनको। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय की नदियों से पुरानी नदियां है और ये कोई खास नदियां नहीं है। लगभग एक, अगर कावेरी को छोड़ दे तो सभी क्या है, वर्षा पर आधारित नदियां है। कावेरी है जो वर्ष भर बहती है, लेकिन सभी लगभग नदियां वर्षा पर आधारित है और वो वर्षा पर आधारित नहीं है, पुरानी है। इन्हें दो भागों में बांटा गया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब देखिए, पहले हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और इसके अंदर हम लेते हैं नंबर 1 पर नर्मदा नदी, जिसे हम पढ़ चुके हैं। नर्मदा नदी जिसे हम गंगा के अंदर पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ी सी देख लेते हैं इसको भी। नर्मदा नहीं, दामोदर नदी है। नर्मदा तो अरब सागर में गिरती है। दामोदर नदी, दामोदर नदी जिसे हम गंगा में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा इनको देख लेते हैं। इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। उद्गम छोटा नागपुर का पठार कहां से होता है, इसका उद्गम झारखंड से। छोटा नागपुर के पठार झारखंड से क्या होता है, इसका उद्गम होता है दामोदर नदी का, और इसे एक उपनाम दिया गया है पश्चिम बंगाल का शोक।
पश्चिम बंगाल का शोक, क्योंकि इसके अंदर बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? पश्चिम बंगाल को होता है। अब देखिए, इसके अंदर बाढ़ आती है तो पश्चिम बंगाल को नुकसान होता है, तो इसे बोला जाता है पश्चिम बंगाल का शोक। और ये क्या है? पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा की एक धारा है हुगली नदी, हुगली नदी में मिल जाती है। बस इतनी सी है दामोदर नदी। उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार झारखंड से, पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है और पश्चिम बंगाल में जाकर क्या है? हुगली नदी में मिल जाती है। कोई खास बात नहीं है। इसी बस एक बात ध्यान रखना, छोटा नागपुर के पठार को ये दो भागों में बांटती है और वर्तमान में इसके अंदर थोड़ा प्रदूषण बढ़ चुका है। इसी कारण ये क्या है? वैसे पश्चिम बंगाल में वर्तमान में बहुत कम दाब आती है, बहुत कम बाढ़ आती है इसके अंदर, तो ये शोक पहले ही था, नहीं है वर्तमान में, लेकिन किताबों में तो ये आता है। नंबर 2 पे लेते हैं स्वर्णगिरी नदी। नंबर 2 पे आती है स्वर्ण रेखा नदी। नंबर 2 पे आ गई स्वर्ण रेखा। छोटी छोटी नदियां हैं, कोई बड़ी नदी नहीं है। पहले छोटी छोटी को देख लेंगे, फिर एक दो बड़ी रहेगी तो उनको भी देख लेंगे। स्वर्ण रेखा नदी, इसका उद्गम भी कहां से होता है? झारखंड, छोटा नागपुर का पठार, यानी ये दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला हजारीबाग पठार, नीचे वाला रांची का पठार, तो ये निकलती है रांची के पठार से। इसका उद्गम कहां से होता है? छोटा नागपुर का पठार, या उसको बोल सकते हैं रांची का पठार स्थान है। तुम देख ले, रानीचुआ। रानीचुआ ये पड़ता है रांची में, यानी झारखंड। रानीचुआ रांची झारखंड से इसका उद्गम होता है। किस नदी का? स्वर्ण रेखा नदी का। और ये झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल से वापस उड़ीसा के अंदर आती है, यानी इसका है प्रवाह क्षेत्र है झारखंड, वहां से जाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर और फिर वहां से आएगी उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा या ओडिशा, उसके अंदर आएगी, उड़ीसा के अंदर आएगी। और उड़ीसा के अंदर एक स्थान है चौमुख, और चौमुख गांव में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। उड़ीसा के चौमुख गांव में, उड़ीसा के चौमुख गांव में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, चौमुख गांव में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। साथ साथ लिखते रहना, इसलिए आप लिखवा रहा हूं, वैसे कोई समझाने वाली बात नहीं इनके अंदर, तो साथ साथ लिखते रहना, पूरी बात लिखवा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में आ जाती है आपकी झारखंड में ही इसी नदी के ऊपर, क्या इसी नदी के किनारे एक आपका शहर स्थित है। मान लो ये नदी है आपकी, कहां से निकली? रांची से, झारखंड से, और ये फिर गई पश्चिम बंगाल में, और फिर ये थोड़ी पश्चिम बंगाल में जाकर थोड़ी नीचे आई और इधर चली गई बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गया झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। अब झारखंड के अंदर इसके किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है जमशेदपुर। जमशेदपुर, जिसकी स्थापना या जिसे किसने बताई, किसके नाम पर है? ये जमशेदजी टाटा। यानी इसी नदी के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? जमशेदपुर। यहां पर लिख सकते हैं, इसके किनारे जमशेदपुर स्थित है। जमशेदपुर स्थित है। जमशेदपुर इसी के किनारे स्थित है, यानी जमशेदपुर के निकट से होकर जाती है कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। तो देखो, जमशेदपुर के नजदीक से होकर जाती है, इसी के किनारे है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। टिस्को इसी के किनारे क्या है? TISCO, टिस्को किनारे स्थित है।
अब देखो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसके किनारे है, तो इस कंपनी से यानी जो भी कोई भी प्रदूषण होता है वो इसी नदी में होता है। यानी ये नदी क्या है, टिस्को द्वारा रासायनिक प्रदूषित होती है। इसके अंदर क्या होता है, टिस्को का रासायनिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। अब देखिए रासायनिक प्रदूषण बहुत खतरनाक प्रदूषण होता है। इसकी वजह से क्या है कि नदी का जल तो वैसे बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, साथ साथ इसके अंदर कोई भी जलीय जीव भी नहीं है। सभी जलीय जीव क्या है, समाप्त हो चुके हैं। तो इसे बोला जाता है, इस नदी को क्या बोला जाता है, जैविक मरुस्थल, जैविक मरुस्थल। इस नदी को बोला जाता है जैविक मरुस्थल। ये क्या है, इसका उपनाम है। दोबारा देखो उद्गम कहां से होता है, रानीचुआ रांची झारखंड से, रानीचुआ रांची झारखंड से उद्गम होता है। इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के गोमुख, गोमुख कहां पर लेके, हाँ गोमुख, गोमुख गांव से ये क्या है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। झारखंड में जमशेदपुर नगर इसी के किनारे स्थित है। टिस्को इसके किनारे स्थित है। टिस्को से रासायनिक कचरा जो होता है वो सभी इसी नदी के अंदर डाला जाता है, जिससे ये क्या है, प्रदूषित हो चुकी है। और इसी कारण इसके अंदर कोई जलीय जीवमय नहीं है, और इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, जैविक मरुस्थल। इस नदी को बोला जाता है जैविक मरुस्थल। अगर इसकी कुल लंबाई देखें, हम कोई पूछता तो नहीं है फिर भी बता देता हूं, याद भी मत करना। इसकी लंबाई देखें तो वो है 395 किलोमीटर। टोटल इसकी लंबाई है वो है 395 किलोमीटर। क्या पता कोई किताब में मिले या नहीं मिले, क्या मिलता है ये पता नहीं, लेकिन मैंने एक बुक में देखा था, उसमें दे देखा है 395 किलोमीटर। तो याद कर लेना अगर करो तो, वरना अगर कोई डीपली तैयारी करे तो भी शायद ही करना, क्योंकि इनका सबका नहीं पूछा जाता। ठीक है, इसके बाद में अपने लेते हैं छोटी सी नदी है, इसी झारखंड से आएगी, वेतरकी। यहां से 3 नदियां निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से 3 नदियां निकलती है, दामोदर, स्वर्णरेखा और वेतरकी। दामोदर हो गई, स्वर्णरेखा और वो वेतरकी निकलती है उड़ीसा से। नंबर 3 पर ले लो ब्रह्माणी, ये इसको ब्राह्मणी भी बोल सकते हैं। ब्रह्माणी देख लो, ब्राह्मणी देख लो, एक ही बात है। इसका भी उद्गम कहां से होता है, रांची के निकट, यानी इसका उद्गम होता है रांची से, रांची के निकट, रांची के पठार से निकट होता है, रांची के निकट होता है। और उड़ीसा में जाकर क्या हो जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो देखो अब 3 नदियां हैं जिनका उद्गम होता है झारखंड से। तीनों यानी रांची झारखंड में आ गया, तो इस 3 नदियों का उद्गम होता है झारखंड से। पहली है दामोदर, जिसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। दूसरी है आपकी स्वर्णरेखा, इसका उद्गम कहां से होता है, रानीचुआ रांची से। और तीसरी आपकी है ब्रह्माणी, इसका उद्गम भी कहां होता है, रांची के नजदीक से होता है, झारखंड से। तो ये तीनों नदियां कहां से निकलती है, झारखंड से। इसके बाद में नंबर 4 पर ले लो, छोटी सी नदी है वैतरणी, वैतरणी, वैतरणी। इसका उद्गम होता है उड़ीसा से। वैतरणी नदी उद्गम होता है उड़ीसा से, और उड़ीसा में ये क्या हो जाती है, समाप्त। उड़ीसा में एक पठार है, क्योंझर का पठार, उद्गम। कोई खास बात नहीं, सब इतनी नदी का नाम थोड़ा ध्यान कर लो कहां पर स्थित है, बाकी कोई खास बात नहीं। छोटी छोटी नदियां पहले ही लिखवा दो। क्योंझर, क्योंझर का पठार, क्योंझर पठार, क्योंझर का पठार कहां स्थित है, उड़ीसा के अंदर। क्योंझर का पठार स्थित है उड़ीसा के अंदर, और ये क्या है, उड़ीसा के अंदर जाकर समाप्त हो जाती है, उड़ीसा में ही समाप्त
यानी नामगी ही नदी है। नंबर 5 पर देखो, अब आओगी थोड़ी मुख्य नदी। अब एक मुख्य नदी है तो थोड़ा नई से महानदी, यानी नदी होगी तो महानदी आ गई है। और महानदी को उद्गम स्थान के है सिहवा पहाड़ी, यानी नंबर 5 आ गई। नंबर 5 महानदी, नदी गोरी महानदी है, इसका उद्गम है। महानदी का उद्गम स्थल क्या है? ये होती है आपके छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम है। सिहावा की पहाड़ियां, इसका उद्गम क्या है? सिहावा की पहाड़ियां। सिहावा की पहाड़ियां पड़ती है आपके रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ में। सिहावा की पहाड़ियां रायपुर छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है। सिहावा की पहाड़ियां रायपुर छत्तीसगढ़, सिहावा की पहाड़ियां रायपुर छत्तीसगढ़ से क्या होता है? इनका उद्गम होता है। इसके बाद में ये नदी कहां कहां पर जाती है ये देखें तो ये जाती है छत्तीसगढ़ से जाएगी उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ से जाएगी उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा की सीमा लगती है आपके बंगाल की खाड़ी से। उड़ीसा में जो नदी चली गई वो लगभग बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी, यानी उड़ीसा का एक क्षेत्र है कटक। उड़ीसा के कटक में, कटक से बंगाल की खाड़ी देखो, जैसे मैं ठीक है सर, यहां पर है अटक, पाकिस्तान के अंदर है आपका अटक। और यहां पर देखो इसके जस्ट विपरीत है उड़ीसा के अंदर कटक। यहां से नदी निकली उड़ीसा के अंदर गई और ये चली गई बंगाल की खाड़ी के अंदर। अटक और कटक देखो तो बिल्कुल विपरीत है, ध्यान कर लेना। अटक में नहीं है, वहां पे कटक के अंदर है, उड़ीसा के अंदर स्थित है कटक, और कटक से चली जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है। महानदी उद्गम स्थान सिहावा की पहाड़ियां रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से जाएगी उड़ीसा, उड़ीसा के कटक से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ये नदियां लगभग डेल्टा बनाती है, सभी नदियां क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। बस 2-3 नदियां हैं लगभग अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एक सिंधु को छोड़कर, बाकी सभी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो ये ध्यान कर लेना, कोई लिखाने वाली बात नहीं है। क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। डेल्टा बनाकर किस में चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। अब देखो इस नदी के ऊपर एक बांध है, ये नदी निकाली, ये गई छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा से चली गई कहा? बंगाल की खाड़ी के अंदर, डेल्टा बना दिया। यहां कहां से निकली है? सिहावा की पहाड़ियां, सिहावा से निकली है। अब यहां पर इसके ऊपर क्या है? उड़ीसा के अंदर एक बांध है, उड़ीसा के अंदर इसके ऊपर एक बांध है, उड़ीसा संबलपुर। जब आपका उड़ीसा हो गया, यहां पर एक बांध है इस नदी के ऊपर, बहुत बड़ा बांध है, उड़ीसा के अंदर स्थित है ये। इसका नाम है हीराकुंड, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। लगभग इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 26 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। बांध की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। बांध की लंबाई है 26 किलोमीटर। हीराकुंड बांध स्थित कहाँ है? उड़ीसा के अंदर, महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध 26 किलोमीटर लंबाई। ये भारत का सबसे लंबा बांध है और है ये कहाँ? हीराकुंड। ये भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित कहाँ है? उड़ीसा के अंदर,
उड़ीसा की एक जगह है संबलपुर, यहाँ पर स्थित है कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। इसका निर्माण हुआ था 1947 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 57 में इसका निर्माण क्या हो गया था? निर्माण पूर्ण हो गया था इसका 1957 में। लगभग 10 साल लगे थे। 47-47 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, तो ये ध्यान कर लेना। इसके बाद यहीं पर इसके अंदर यानी नदी के किनारे क्या आ गए? तो सबलपुर आ गया आपका, और एक आ गया कटक। यानी ये नदी किन किन के नगरों पर स्थित होकर जाती है? सबलपुर और कटक के नजदीक से होकर जाती है। इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये थी आपकी महानदी। सिहावा की पहाड़ियां रायपुर छत्तीसगढ़ से उद्गम होता है और चली कहा जाती है उड़ीसा के कटक के पास जाकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसके बाद में देखते हैं मुख्य नदी आएगी। अब आएगी 2-3 नदियां बड़ी बड़ी। गोदावरी, अब आपकी नदी है गोदावरी। दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है जिसे। नदी आई आपकी 6 नंबर होगी क्या? गोदावरी मुख्य नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर इसका उद्गम। त्र्यंबकेश्वर ये पड़ता है आपका नासिक, महाराष्ट्र के अंदर। नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। त्र्यंबकेश्वर क्या है? पहाड़ियां है, यहां से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र से जाती है तेलंगाना, तेलंगाना से जाएगी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से फिर कहा जाएगी राजसमुंद्री के निकट अपना डेल्टा बनाती हुई चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। यानी इसका प्रवाह क्षेत्र देखें तो सबसे पहले कहा आई? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से कहा जाएगी तेलंगाना, और फिर इसी का भाई है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के फिर कहां चली जाएगी? आंध्र प्रदेश से चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। आंध्र प्रदेश से कहां चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। आंध्र प्रदेश का स्थान है राजमुंद्री, समुद्र के किनारे लगता है आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से। राजमुंद्री से फिर कहां चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। साथ साथ नीचे जाना अब के लिए छोटी है। अब देखो ये क्या है? राजमुंद्री की निकट डेल्टा बनाती है, ये आप सभी को पता है। ये बहुत ज्यादा लंबी, यानी यहां से निकलेगी ये आपका दक्षिणी भारत है। ठीक है, ये दक्षिण भारत हो गया आपका। सही तो दक्षिणी, ठीक है, बस इतना दक्षिण भारत। ठीक है, तो दक्षिण भारत यहां से महाराष्ट्र से निकलेगी। महाराष्ट्र से गई आपकी तेलंगाना, और तेलंगाना से फिर भी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से चली गई बंगाल की खाड़ी। अब देखो इस नदी की खास बात क्या है? इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। लंबाई कितनी है इसकी? 1465 किलोमीटर लंबाई है इसकी। 1465 किलोमीटर, यानी दक्षिणी भारत की सबसे अधिक, सबसे लंबी नदी। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो गई कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अब देखिए दो नाम आते हैं, एक आता है दक्षिण भारत की गंगा और एक आता है दक्षिण की गंगा।
तो दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है कावेरी को, वो यहाँ पर है, यानी दक्षिण के अंदर स्थित है। वो क्या है, दक्षिण भारत के अंदर स्थित है, वो हो गई कावेरी दक्षिण भारत की गंगा, और दक्षिण की गंगा हो गई गोदावरी, तो इसे बोला जाता है दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा, या वृद्ध गंगा, या इसे बोला जाता है बूढ़ी गंगा। लंबी बहुत है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर वैसे देखें तो ये गंगा के बाद बड़ी नदी है, पूर्णतः भारत में बहने वाली गंगा के बाद बड़ी नदी है यही। इसके बाद में देखें तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हैं तो देखो, बाई ऊपर हो गई, दाई नीचे हुई, ठीक है। बाई ओर से गिरने वाली नदियां देखें तो परवरा हो गई, पूर्णा, ऊपर से कौन सी गिरती है, परवरा, पूर्णा, परवरा हो गई, पूर्णा हो गई, वेनगंगा, वेनगंगा, और कौन सी हो गई, वेनगंगा हो गई, रामगंगा हो गई, गंगा हो गई, और वेनगंगा, पेनगंगा, ये इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं, वेनगंगा, पेनगंगा। ये क्या है, इसकी बाईं ओर से गिरने वाली सहायक नदियां। और दाईं ओर से सहायक नदियां देखे तो इसकी एक ही है मात्र, और मात्र एक सहायक नदी है दाईं ओर से गिरने वाली, इसका नाम है मंजीरा। मंजीरा बताया, लेकिन मंजीरा दाईं ओर से गिरने वाली है दक्षिण से, और वेनगंगा सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है वेनगंगा। वेनगंगा, परवरा, पूर्णा, पेनगंगा ये गिरती है बाईं ओर से यानी उत्तर से, और मंजीरा गिरती है दक्षिण यानी दाईं ओर से। सबसे बड़ी सहायक नदी है वेनगंगा। इसके बाद में देखो नीचे से एकमात्र गिरती है मंजीरा, और कोई नदी नहीं गिरती। ये हो गया आपकी गोदावरी, उद्गम स्थान त्र्यंबकम, नासिक महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के राजसमुंद्री के निकट पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। लंबाई है 1465 किलोमीटर, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसे दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, और बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। सहायक नदियां हैं परवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, और दक्षिण की ओर से सहायक नदी है इसकी मंजीरा। अब देखो क्या है, ये होगी गोदावरी। इसके बाद में आती है आपकी कृष्णा। गोदावरी हो गई, लिख लो, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। कृष्णा, 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 हरे कृष्णा, वो नदी है ये कृष्णा नदी। अब आपकी नदी आती है कृष्णा। कृष्णा नदी, इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम भी महाराष्ट्र से होता है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र उद्गम होता है इसका, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, और महाराष्ट्र से जाएगी कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक से जाएगी तेलंगाना, तेलंगाना से फिर कहां चले जाएगी, वो इसका भाई आंध्र प्रदेश, और वहां से बंगाल की खाड़ी, यानी ये कहां गई, महाराष्ट्र, वहां से कर्नाटक, वहां से कहां गई, कर्नाटक के अंदर गई, कर्नाटक से जाएगी तेलंगाना, और फिर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से फिर चली जाएगी बंगाल की खाड़ी के अंदर। आंध्र प्रदेश की एक स्थान है विजयवाड़ा, वहां से चली जाती है, वे विजयवाड़ा से फिर चली जाती है बंगाल की खाड़ी। आंध्र प्रदेश का स्थान है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, फिर चली जाएगी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। सबसे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, बंगाल की खाड़ी यहां से चली जाती है। इसके बाद देखो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी क्या है, दक्षिणी भारत की, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे
लंबी नदी है। अब लंबी है तो लंबाई भी देखनी पड़ेगी, तो लगभग 1400 किलोमीटर है, यानी 1401 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी 1401 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। अब देखिए गोदावरी और कृष्णा, पहले आपको गोदावरी क्या थी, उसके बाद कृष्णा का है। गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र में जाकर आंध्र प्रदेश में जाकर मिल जाती है, आगे अपना डेल्टा बनाती है। ये चलेगी आपकी गोदावरी और नीचे से ये आई फिर कृष्णा, और जब ये डेल्टा बनाती है तो आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है। डेल्टा बनाती है तो ये मिल जाती है, और मिलती कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और वहां पर ये एक झील बनाती है कोलेरू झील। यहां पर क्या बनाती है, कोलेरू झील। कोलेरू झील कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील बनाती है दोनों नदियों का डेल्टा मिलकर, और उस कोलेरू झील कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर कोलेरू झील स्थित है। देखो दोबारा देखो, उद्गम कहां से हुआ, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, फिर कहां से कहां गई, महाराष्ट्र से गई आपकी कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से अंदर से विजयवाड़ा बंगाल की खाड़ी। 1401 किलोमीटर और कोलेरू झील बनाते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर गोदावरी के साथ मिलकर। इसके ऊपर कुछ बांध है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के ऊपर और आंध्र प्रदेश की सीमा के ऊपर इसके अंदर बांध है श्री झेलम बांध और नागार्जुन बांध, यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये आपका तेलंगाना और ये हो गया आंध्र प्रदेश। इनकी सीमा के ऊपर दो बांध है, एक बांध का नाम है श्री झेलम बांध, और दूसरे बांध का नाम है नागार्जुन बांध। दोनों बांध है किस नदी के ऊपर है, कृष्णा नदी के ऊपर दो बांध है, श्री झेलम बांध और नागार्जुन बांध। इनकी अगर सहायक नदियां देखें तो तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मुंशी, घाट प्रभा, ये इनकी क्या होगी, दूध गंगा, ये इनकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां तुंगभद्रा के ऊपर तुंगभद्रा परियोजना चलाई गई, तुंगभद्रा भीमा परियोजना चलाई गई, और दूध गंगा ये क्या है, इनकी सहायक नदियां है। तुंगभद्रा, भीमा, दूध गंगा, कोयना, मुंशी, ये क्या है, इनकी सहायक नदियां है। एक और है वो मुंशी की कोयना, महाराष्ट्र के अंदर है, जिसके ऊपर कोयना परियोजना चलाई गई। मुंशी, दूध गंगा, पंचगंगा, ये इनकी क्या है, सहायक नदियां हैं। इसके हो गया आपकी कौन सी नदी कंप्लीट, कृष्णा नदी से कंप्लीट हो गई। इसके बाद में आपकी आती है पेनार नदी। पेनार नदी जिसका उद्गम स्थान कहां से होता है, कोलार की खान, कर्नाटक से। पेनार नदी उद्गम स्थान होता है कोलार की खान, कर्नाटक से। पेनार नदी उद्गम होता है इसका कोलार की खान, कहां पड़ती है, कर्नाटक के अंदर। कोलार की खान कर्नाटक से इसका उद्गम स्थान होता है, और ये क्या है, कृष्णा और कावेरी के मध्य आंध्र प्रदेश में जाकर समाप्त हो जाती है। कृष्णा कावेरी के मध्य आंध्र प्रदेश में समाप्त, कृष्णा व कावेरी के मध्य आंध्र प्रदेश में समाप्त। छोटी सी नदी है, बस ऐसे नाल सुबह मध्य नदी नाम होगी, और आंध्र प्रदेश में जाके समाप्त हो जाए। बाद में देखो कृष्णा आ गई, कावेरी को नाम आ गया, तो कावेरी देख ही लिया। अब देखो कावेरी नदी, कावेरी नदी उद्गम स्थान कहां है कावेरी नदी का, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक।
कावेरी नदी क्या होगा, 8 नंबर होगी, जो भी होगी नंबर देखना, जो भी होगी। उद्गम है इसका ब्रह्मगिरी पहाड़ी, उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के अंदर। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से उद्गम होता है। कावेरी नदी का कर्नाटक के बाद जाएगी तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद कहा जाएगी पश्चिम बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। कहां पर उद्गम हुआ, इसका उद्गम हुआ है कर्नाटक। तो कर्नाटक से आगे फिर बंगाल की खाड़ी में जाना है, तो बीच में राज्य ही एक बचा है तमिलनाडु, तो फिर किधर चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। लंबाई देखें इसकी तो लगभग 800 किलोमीटर है, लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर। तमिलनाडु राज्य में इसके ऊपर एक क्या है, जलप्रपात यानी झरना है। तमिलनाडु के अंदर इसके ऊपर झरना बनाया गया है जिसका नाम है शिवसुंदरम जलप्रपात। कहा गया तमिलनाडु के अंदर है शिवसुंदरम जलप्रपात, शिवसुंदरम जलप्रपात। जलप्रपात तो समझो वाटरफ्लो यानी झरना। शिवसुंदरम जलप्रपात झरना लगभग 98 मीटर ऊंचा है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, पहला हो गया गोरचपा, वो शरावती नदी में आपको बता दूंगा। अब देखो इसका जल कौन कौन से राज्य ग्रहण करते हैं। कर्नाटक के अंदर बहती है, तमिलनाडु में बहती है, लेकिन इसका जल है वो भारत के 4 राज्य ग्रहण करते हैं, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु। पुडुचेरी वैसे आपका ये केंद्र शासित हो गया, फिर राज्य की बात करो तो ये 4 स्थान है, मुख्य 4 स्टेट मान लो, जो क्या है इसका जल ग्रहण करते हैं। और चारों के अंदर क्या है फिर विवाद है, यानी चारों के मध्य विवाद का कारण क्या है, कावेरी नदी का जल प्रवाह है। और इसकी सहायक नदियां हैं, काबिनी हो गई, अमरावती, अर्कावती, इसकी सहायक नदियां है। अमरावती और अर्कावती कावेरी की क्या है, सहायक नदियां है। अमरावती, अर्कावती सहायक नदियां है इसकी। इसके बाद में देखो नदी आती है आपकी, यानी बड़ी बड़ी नदियां हो गई, कृष्णा, कावेरी हो गई। अब कौन सी रहेगी आपकी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियां रह गई, सभी आ गई। वो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिर गई, इसी होगी, 10 होगी, 9 होगी, 11 होगी, देख लीजिए थे वो कौन सी रहेगी, कृष्णा, कावेरी, सभी आ गई लगभग। तो एक और कर लो कि ताम्रवती नदी का नाम है ताम्रवती। कोई ज्यादा ही बड़ी डूबे तैयारी करा, बड़ी देरी में ज्यादा बनना तैयार न किए। ताम्रवती का उद्गम होता है कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी आपको करवाई थी, इसके अंदर ये करवाई थी प्रायद्वीपीय भाग के अंदर। तो इसका उद्गम होता है कार्डेमम पहाड़ी, उद्गम होता है कार्डेमम या इलायची पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये अगस्त मलाई में जाकर कहा मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अगस्त मलाई में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियां थी वो आपकी हो गई। चल रहा है क्या वीडियो, चल रहा है, दिख रहा है, बढ़िया। ठीक, अब देखो चौथी नदी और है कल्याण, काल है आज जिक्र कर दिन ठीक है आपका। तो अरब में गिरने एक तो नर्मदा, ताप्ती, और मुख्य नदी कौन सी होगी, नर्मदा होगी, ताप्ती, मुख्य 2 ही नदी है। तो शरावती होगी, ऐसे 2-3 नदी है। तो यहाँ पे कल्याण में पानी। अब देखो अरब सागर में गिरने वाली नदियां,
अरब सागर में गिरने वाली नदियां, नंबर 1 पर ले लो नर्मदा। नर्मदा नदी ये होगी, यहां से कौन सी निकली, नर्मदा। अमरकटक, अमरकटक एमपी से नर्मदा नदी का क्या हुआ, उद्गम हुआ। अमरकटक एमपी से नर्मदा नदी उद्गम हुई, यानी मेकाल पर्वत से आपको बताई थी, उसी के मध्य आती है अमरकटक पहाड़ी, वहां से इसका क्या हुआ, उद्गम हुआ। फिर ये चली यहाँ से पश्चिम की ओर, ये निकाल दो, ऐसे नहीं निकाल दो, नदी ऐसे चलेगी पश्चिम की ओर चलिए। फिर यहाँ पर एक ये आता है जमशेदपुर नगर आपका, सॉरी जमशेदपुर नहीं, जबलपुर, जबलपुर आ गया। और जबलपुर के नजदीक यहां से ये क्या है, वाटर फ्लो बनाती है, यानी धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात। नदी कौन सी है, नर्मदा। यहां से फिर आगे जाएगी तो इसके ऊपर बना हुआ है एक बांध, बड़ा ही महत्वपूर्ण बांध। और गुजरात के भरूच में जाकर क्या है, ये से ले जाएगी, इसी जाएगी, भरूच में जाकर खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में मिल जाती है। अब देखते हैं इसके ऊपर बांध कौन सा बना हुआ है, तो इसके कौन सा, पहले देखो राज्य मध्य प्रदेश, थोड़ी सी महाराष्ट्र की सीमा पर जाती है, तो यहाँ पर हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया आपका गुजरात, गुजरात के अंदर से तो जाती है। तो कौन कौन से राज्यों के अंदर होगी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के मध्य से जाती है। गुजरात के अंदर इसका एक स्थान है, मध्य प्रदेश में जबलपुर हो गया, होशंगाबाद हो गया, और होशंगाबाद हो गया, और गुजरात में भरूच, भरूच नामक स्थान पर कहां पर चली जाती है, भरूच नामक स्थान पर अरब सागर में चली जाती है। अब देखो इसकी कुल लंबाई देखे तो बहुत ज्यादा लंबी है, इस बात का जिक्र करूंगा, पहले लंबाई देखो, लंबाई देखिए तो 12-13 लिखा, 13-12 लिखा, यानी 1312 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। इसके किनारे क्या है, एमपी का होशंगाबाद और जबलपुर, ये इसके किनारे स्थित है। और गुजरात का क्या स्थित है इसके किनारे, भरूच, भरूच से सीधी चली जाएगी अरब सागर के अंदर। जबलपुर के पास इसके ऊपर धुआंधार जलप्रपात है, और गुजरात के 9 गांव के अंदर, यानी गुजरात आ गया, यहाँ का एक गांव है नवा गांव, नवा गांव के ऊपर इसके ऊपर एक बांध है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। और वो कहाँ है, नवा गांव के नजदीक बांध बनाया गया है। अब देखिए इस बांध से एक नहर निकाली और अपने राजस्थान में आ गई, कहा, सिल्लू गांव जालौर से, सिल्लू गांव जालौर से कहां प्रवेश करेगी, राजस्थान के अंदर। तो इससे लाभान्वित के लिए देखते हैं, लाभान्वित राज्य राजस्थान को मिलता है इससे पानी, सिल्लू गांव जालौर बाड़मेर में आती है, लगभग 73 किलोमीटर आती है, 9 किलोमीटर बाड़मेर में है, 65 किलोमीटर के जालौर के अंदर है। सवाल वो हमारा 25 से सिंचाई होती है। तो राजस्थान हो गया, गुजरात में है बांध, तो गुजरात के अंदर भी इसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा गुजरात को भी। तो गुजरात, राजस्थान प्लस गुजरात, एमपी से निकलती है तो मध्य प्रदेश हो गया, और एक स्टेट हो रहा है आपका महाराष्ट्र, जो आप बार बार गलती करते हो, यानी इसके अंदर 4 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र भी इसके अंदर शामिल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये चारों स्टेटों से लाभ मिलता है। चारों स्टेटों को लाभ मिलता है किससे, नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी से चारों स्टेटों को लाभ मिलता है। इसे प्राचीन ग्रंथों में रेवा नदी कहा जाता था, प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में से
रेवा नदी कहा जाता था। कौन नवड़ी रेवा है ये, रेवा नदी इसको कहा जाता था। ठीक है, अब देखो ये आपके इसके ऊपर एक बांध और बनाया गया, छोटा सा बांध है इंदिरा सागर बांध। एक बांध और बना देते हैं यहाँ पर, इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध इसी नदी के ऊपर स्थित है। इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। ये होगी आपकी नर्मदा नदी। अच्छे से छोड़ देगी, नोट्स से बढ़ा ली, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो नंबर 2 पर आती है ताप्ती नदी, बेतवा। ताप्ती नदी उद्गम कहाँ होता है ताप्ती का, MP बेतवा। नंबर 2 पर लिखो ताप्ती। ताप्ती नदी उद्गम होता है बेतवा या बैतूल भी बोल सकते हैं इसको, बेतवा बैतूल, ठीक है। उद्गम बैतूल MP से उद्गम होता है ताप्ती नदी का बैतूल MP से। और ये कहां से कहां तक बहती है, MP नाम के बैतूल नामक स्थान से होता है। जिला अगर पूछे तो आपका जिला आता है मुलाई, शायद मुलाई जिला है या बुलाई जिला, ऐसा कर जिला है MP का, वहां के बैतूल से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये MP से जाएगी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से कहा जाएगी गुजरात के अंदर। MP से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर चली जाएगी गुजरात के अंदर। MP से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर चली जाएगी गुजरात के अंदर। और इसकी अगर MP महाराष्ट्र गुजरात के अंदर इसकी लंबाई देखें, फिर यहां से चल जाएगी अरब सागर के अंदर। इसकी लंबाई देखें तो ये है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी लंबाई 724 किलोमीटर। महाराष्ट्र, MP महाराष्ट्र गुजरात, बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है MP के। अब देखो इसके ऊपर गुजरात का एक शहर है, गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है सूरत, इसी नदी के किनारे बसा है। सूरत नदी किनारे बसा है। किनारे नदी किनारे कौन सा शहर बसा है, सूरत। और ये नदी आपको मैंने ड्राइविंग पे बात कराया था, उसकी मैं बताई थी। यहां से है सतपुड़ा, ये होगी सतपुड़ा श्रेणी। और यहां पर है आपका महाराष्ट्र का पठार, और यहां से ये नदी निकलती है, यानी सतपुड़ा के दक्षिण में हो गई और महाराष्ट्र के पठार के उत्तर में। और यह दोनों को बराबर भागों में भी बांट, दोनों को अलग अलग करती है। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। सतपुड़ा और महाराष्ट्र के पठार के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, ताप्ती नदी। उतार बाद में एक नदी आ रहा है श्रावती नदी। यहाँ पर पढ़ना तो होगी, लेकिन इस श्रावती ना पाए खाते पड़ जाऊंगा। कहीं ऊपर एक भारत को सबसे ऊंचो जलप्रपात है, जो गोरसप्पा या महात्मा गांधी को एक नदी के ऊपर है। एक आदमी ने पढ़ लिया। नंबर 3 या 4 जो भी है श्रावती नदी। श्रावती नदी स्थित कहाँ है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक से कर्नाटक में ये स्थित है। श्रावती नदी कहाँ स्थित है, कर्नाटक। और कर्नाटक की क्या है, प्रमुख नदी, कर्नाटक की प्रमुख नदी। इस नदी के ऊपर क्या है, एक जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी नदी के ऊपर स्थित है। नाम है गोरसप्पा या जोग या महात्मा गांधी। कितना नाम है इसका देखो, महात्मा गांधी जलप्रपात यानी झरनों जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 255 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात 255 मीटर
हाइट है इसकी, कहां स्थित है, कर्नाटक के अंदर। और मुख्य नदी कर्नाटक की श्रावती नदी कौन सी है, श्रावती। अब देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो वो है वेनेजुएला देश के अंदर, नोट लगा के लिख लो। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो भी लिखो लिख लेना, यहां पर लिखा देता हूं विश्व का ही। विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। वर्ल्ड जो कराएंगे तो आपको बढ़िया से करेंगे। एंजिल जलप्रपात किस नदी के ऊपर है, नदी है कोरू, कोरू नदी, और देश है वेनेजुएला, वेनेजुएला। कहां पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, लास्ट उत्तरी उत्तर में ऊपरी ऊपर पड़ता है वेनेजुएला देश, कोरू नदी, एंजिल जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो वर्षा इतनी है 979 मीटर ऊंची, यानी 979 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। वेनेजुएला देश कोरू नदी जलप्रपात का नाम है एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात और भारत है महात्मा नदी 255 मीटर। राजस्थान की बात करना तो वो है 18 मीटर ऊंचा, ठीक है। अब देखो ये होगी मुख्य मुख्य नदियां। अब एक तो सीधी सी बात है, दिख नहीं रहा, क्या बात रही है। राजस्थान और सुलिया जलप्रपात है 18 मीटर ऊंचा है, सुलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा चंबल नदी के ऊपर। अब देखो सीधो नोट लगा के लिख लो, सही सिक्कों से भी लिख लो मांडवी और जुआरी, ये दो नदियां हैं, मांडवी और जुआरी, ये गोवा की प्रमुख नदियां हैं। मांडवी व जुआरी नदी है ये गोवा की प्रमुख नदी, गोवा की प्रमुख नदी है मांडवी और जुआरी, गोवा की प्रमुख नदी मांडवी और जुआरी। अब देखो पेरिया भरतपुषा, पेरिया भरतपुषा, पेरिया भरतपुषा और इदुक्की और पंपा, नाम बड़ा थोड़ा है, इदुक्की और पंपा, ये कहाँ की प्रसिद्ध नदियां हैं। ये है आपने केरल की प्रसिद्ध नदियां, पंपा, इदुक्की, भरतपुषा और पेरिया, ये है केरल की प्रमुख नदी, केरल की प्रमुख नदी, ठीक है। ठीक है, बाद में लिखोगे। और नदी है आगे पेरियार किनारे, यानी पेरियार नदी है, जिनके किनारे है पेरियार अभ्यारण्य में, पेरियार नदी किनारे स्थित है पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य। और पेरियार के किनारे पेरियार अभ्यारण्य, इदुक्की के किनारे इदुक्की अभ्यारण्य, और पंबा के किनारे वेवनाथ झील है। इदुक्की नदी किनारे इदुक्की अभ्यारण्य, इदुक्की अभ्यारण्य। पंबा नदी किनारे आपकी है वेवनाथ झील, वेवनाथ झील कहां स्थित है, वेवनाथ झील पंबा नदी के किनारे। और एक आपकी रह गई कौन सी है, भरतपुषा, भरतपुषा केरल की सबसे लंबी नदी है, भरतपुषा केरल की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, भरतपुषा। अब भाई
कमेंट करके बताइए जरूर क्या के चीज रहेगी नदिया अंदर जो थाने कौन करवायो, के रहेगी नदिया अंदर जो थाने कौन करवायो, या कोई चीज समझ लो करोगी, या थाने कोई एक किताब के अलावा दूसरी किताब बिना खोले इन ज्यादा मैटर वीडियो तो जरूर कमेंट करियो। तो ठीक है, अगर कोई रहेगी हुए तो कमेंट जरूर करियो। मजाक की बात होनी चाहिए करवा दियो तुम्हारे। और चलो ठीक है, वीडियो कल कौन सा टॉपिक करवाने कमेंट कर दियो और थोड़ा शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो। ओके, थैंक यू, बाय।